नमस्कार साथियों, स्वागत है मॉडर्न आईएएस एकेडमी के मंच पर। मैं हूं सम्राट चौहान। पंखों से कुछ नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। शिक्षा की जड़ें बहुत ही कड़वी होती है, लेकिन उसका फल बहुत ही मीठा होता है। तुलसीदास ने कह गए हैं कि सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो हम लोग इसी जुनून के साथ अपने कर्मठता के साथ और अपने कर्म के साथ आगे बढ़ते हुए क्लास को भी आगे बढ़ाएंगे और आप लोग भी हमें सहयोग करेंगे। तो हम लोग देख रहे थे मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार में हम लोग अनुच्छेद 25 से 28 तक हम लोगों ने देखा और आगे की चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 29 आखिर है क्या। तो अनुच्छेद 29 ये कहता है अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है। यानी कि अनुच्छेद 29 हमें ये अधिकार देता है। ठीक है, यानी कि जब हम लोग अगर अल्पसंख्यक हैं तो हम अपने भाषा, लिपि, संस्कृति को बचाने का अधिकार हमें है। लेकिन कौन सहयोग करेगा? तो सरकार सहयोग करेगी, फंडिंग करेगी हमें अपने संस्कृतियों को संरक्षित करने में, क्योंकि सरकार के बिना ये संभव नहीं है। तभी हम अपने भाषा, सभ्यता, संस्कृति को बचा सकते हैं। ये अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है। ये अनुच्छेद 29 कहता है। और संरक्षित रखने में कौन मदद करेगा? तो केंद्र और राज्य सरकारें, ठीक है, बजट आवंटित करती है, सहयोग राशि भी देती है। और यहाँ तक आप लोगों ने सुना होगा 8वीं अनुसूची के तहत जो 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाओं को क्यों मिलाया जाता है, क्यों स्थान दिया जाता है? क्योंकि जो भाषा 8वीं अनुसूची के तहत शामिल हो जाता है तो उस भाषा को विशेष समृद्धि, विशेष दर्जा और विशेष चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है, और वो भाषा एक प्रगतिशील आधुनिक भाषा बनकर उभरता है और अपने अस्मिता को खोने से, ख़त्म होने से खुद को बचा लेता है। इसीलिए 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं उनके अस्मिता को बरकरार रखने के लिए उन्हें शामिल किया गया है। समय की आवश्यकता है और भाषाओं को उसमें जगह दी जाए, क्योंकि बहुत से भाषाएं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम लोग देखे क्या? तो अनुच्छेद 29 को देखे थे। अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपने भाषा, संस्कृति, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार संविधान हमें देता है। अगला है अनुच्छेद 30। तो ये किससे संबंधित है बाबू? तो अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थानों में संचालित करने का अधिकार है। यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपना शैक्षणिक संस्थान भी बना सकते हैं, खोल सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। उदाहरण के रूप में, ठीक है, मुस्लिम समुदाय के लोग मदरसा भी चलाते हैं, धार्मिक शिक्षा देते हैं। तो कोई दूसरा अल्पसंख्यक वर्ग भी अपना शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है अपना, ठीक है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। और इसका सहयोग कौन करती है? तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार मिलकर सहयोग करेगी उसके संस्कृति, उसके लिपि और उसके भाषा को बचाने के लिए। अगला हम लोग देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या है? तो इसे भी आप लोग बाबू बीच में लिख लीजिए टॉपिक्स के रूप में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक है, 32 है, 32 से 35 तक। तो अनुच्छेद 32 क्या है? इससे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, 32 से पहले भी 31 हुआ करता था। एक ज़माना था 31 हुआ करता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है, आर्टिकल 31 को हटाकर, यानी कि भाग 3 से हटाकर भाग 12 के अनुच्छेद 300 क्लोज अ में कर दिया गया। तो मौलिक अधिकार से हटकर वो एक कानूनी अधिकार बन गया। तो संविधान के अनुच्छेद 32 क्या है बाबू? तो देखते हैं, रीट जारी करने की शक्ति किसे? तो सुप्रीम कोर्ट को भी है और हाई कोर्ट को भी है। ठीक है, संबंधित प्रावधान। और अनुच्छेद 32 को
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? तो इसे संविधान की आत्मा कहा था। ये एग्जामों में अक्सर आया हुआ है, आप लोग याद रखेंगे। संविधान की आत्मा, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ठीक है, और ये संवैधानिक उपचारों का, ठीक है, शक्ति प्रदान करता है। कोई भी इंसान अपने अधिकारों का अगर हनन होता है, ठीक है, तो सीधा दौड़ते दौड़ते हाई कोर्ट जा सकता है। अगर हाई कोर्ट ना भी सुप्रीम कोर्ट ना भी पहुंच पाए तो हाई कोर्ट जा सकता है। और आप लोग लिख लीजिए अनुच्छेद 32 के नीचे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम और हाई, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। और हाई कोर्ट की बात करें बाबू तो 226 होगा। ठीक है, ये 32, ये 226 के तहत रिट जारी करेगा। ठीक है, ये संवैधानिक उपचार हैं और ये रिट दायर कर सकते हैं किसी व्यक्ति का, ठीक है, मौलिक अधिकार का हनन होता है तो। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग अनुच्छेद 33 पर आएंगे। अनुच्छेद 33 क्या है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति। ठीक है, तो अनुच्छेद 33 है, मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति निहित है, ये भी करवाएगी। अनुच्छेद 34 है, सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधित प्रावधान है। ठीक है, सैन्य क्षेत्र यानी कि पुलिसिय कार्रवाई के दौरान इन चीज़ों से संरक्षित है। अनुच्छेद 35 क्या है? तो मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान, ये इससे संबंधित है। तो मौलिक अधिकारों को हम लोगों ने देखा 12 से 35 तक, और आप लोग इससे रिवीजन करते चलेंगे। ठीक है, और अनुच्छेद 32 को ठीक से रिवीजन कर लेंगे। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? ठीक है, और वो कौन से शख्स थे जिन्होंने ये वक्तव्य दिया था? और अनुच्छेद 32 के तहत आप लोग हाई कोर्ट में जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट में, वो भी पता होने चाहिए। और अनुच्छेद 26 के तहत आप लोग हाई कोर्ट की दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो ये रहा कुछ मूलभूत चीज़ें, तथ्य। आगे बढ़े। हुआ? चलिए मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। PDF आप लोगों को मिल जाएगा, मज़ा आ जाएगा, शानदार तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। तो आप लोग पढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं और नोट्स को रिवीजन करते चलेंगे। ठीक है, तो भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक आज ख़त्म हुआ। सभी क्लासों को आप लोग देखें और स्किप किए बिना देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। बरसात का भी समय है, आलसी ना करें, क्योंकि गर्मी में ही पढ़ाई होता है। ठंडियों में तो सिकुड़न पैदा हो जाती है, पढ़ने का मन ही नहीं करता है, लोग रजाई पकड़ लेते हैं। जितनी पढ़ाई होती है गर्मियों में ही होती है, तो गर्मियों से ना भागें, पढ़ाई करें जमकर, ताकि वो चीज़ें आप लोग ठंडियों में उसे कवर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।